ओके स्टूडेंट्स, मुझे मैसेज रिसीव हो रहे हैं कुछ बच्चों के चैट में। और बेटा कल का जो लेक्चर था हमारा, उसमें से किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम आज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। तो बेटा कल के लेक्चर में किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी बेटा। बच्चे एनी क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे लेक्चर? अच्छा, बच्चे ऐसे है कि स्टूडेंट्स का एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मुझे आपके चैट में मैसेजेस रिसीव हुए हैं, तो हम आज का बेटा टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल का है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस आएंगी और मैं आपको जो क्वेश्चंस बेटा बताऊंगा, इंशाल्लाह एमडी कैट में वही क्वेश्चन आएंगे। मतलब जो क्वेश्चंस का पैटर्न बताऊंगा आपको, या जितनी टाइप्स के मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, वही क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह एमडी कैट में पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। और सेकंड बेटा मैं आपको मेथड बताऊंगा कि किस तरह से आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज को सोल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर। और एमडी कैट में असल में जो क्वेश्चन है वो पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वैल्यूज को लेके। अदरवाइज एमडी कैट में जो क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड होता है और उसका जो क्राइटेरिया होता है वो एक ही जैसा होता है, और वो बड़ी सिंपल सी वैल्यूज होती हैं। एक्चुअली हमने वो वैल्यूज एफएससी में सॉल्व नहीं की होती, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मोल, ठीक है। तो मोल बेटा आप इसको मोल कह सकते हैं, या आप इसको जो ना वो एवोगैड्रो नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी मेंशन कर देते हैं। इसको आप एवोगैड्रो नंबर कह सकते हैं, आप इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कह सकते हैं, एवोगैड्रो लॉ भी कह सकते हैं, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये सारे एक ही चीज के नाम है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल और एवोगैड्रो नंबर ये आपस में लिंक है। एक्चुअली बेटा देखें, हम कहते हैं सिंपली mass of substance expressed in gram। हम नॉर्मली कहते हैं कि जो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो बेटा हमारे पास होते हैं, इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कि ये इक्वल होते हैं 1 मोल के। अब बेटा ये जो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, ये एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये इक्वल होते हैं 1 मोल के। अब हम बताते हैं कि 1 मोल क्या होता है, या मोल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो बेटा हम बोलते हैं mass of substance expressed in grams। तो बेटा ये है असल में मोल की डेफिनेशन, कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आप मैस ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम मोल बोलते हैं। अब बेटा यहाँ पे ना मैं आपके साथ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। वो ये है कि बेटा देखिए, जो मैटर है ना, मैटर, मैं यहाँ पे अब बेटा बताता हूँ आपको कि जो मैटर है इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक बेटा मैटर की होती है प्योर फॉर्म, और एक मैटर की होती है इम्प्योर फॉर्म। अब बेटा जो प्योर फॉर्म होती है मैटर की, इसको हम बोलते हैं सब्सटेंस। और बेटा जो इम्प्योर फॉर्म होती है मैटर की, इसको बोलते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर बेटा जो होता है ये दो तरह का होता है। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, मिक्सचर हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। जो सोल्यूशन है इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सोल्यूशन एक मिक्सचर होता है। ये होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम कहते हैं सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। तो जो इम्प्योर फॉर्म है मैटर की, उसे हम कहते हैं मिक्सचर। जो मैटर की प्योर फॉर्म है बेटा, उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। अब बेटा हम सब्सटेंस में किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। सब्सटेंस में बेटा जो चीजें शामिल हैं, मैं यहाँ पे बेटा उनके नाम लिख देता हूँ जो चीजें हम सब्सटेंस में शामिल करते हैं। बेटा इसमें ना चार चीजें हम लिख सकते हैं। बेटा एक इसमें हम लिख सकते हैं सब्सटेंस में एलिमेंट लिख सकते हैं। इसमें बेटा मोलिक्यूल शामिल है। इसमें फॉर्मूला यूनिट्स शामिल होते हैं। ये बेटा बातें हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मोल, के मोल में जो हम बात करें ना, मैस ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। एलिमेंट की जगह पे ना बेटा आप एटम का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एटम, मोलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट और आइन भी बेटा इसमें शामिल है, ठीक है। ये चार चीजें आप एटम, मोलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट और आइन, और इन सबको आप कोलेक्टिवली पार्टिकल भी कह सकते हैं।
तो बेटा देखें जो पार्टिकल का लफ्ज है वो हम चार चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे, एटम, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला, यूनिट और आयन के लिए, और इन्हीं चार चीजों को हमने मोल में एक्सप्लेन करना है। तो बेटा देखिए मैंने बताया आपको कि मैटर की दो फॉर्म होती है, एक प्योर फॉर्म है, एक इम्प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म को हम सब्सटेंस कहते हैं, इम्प्योर फॉर्म को मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर होमोजेनियस भी होते हैं, हेटेरोजेनियस भी होते हैं। और जो प्योर फॉर्म है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस बेटा जो हम ले रहे हैं यहाँ पे एटम है, मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला, यूनिट, आयन है, इसको हम पार्टिकल्स कहते हैं। तो असल में देखिए मैंने लिखा है 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। बेटा यहाँ तक अगर कोई इशू है, कोई बात आपने पूछनी है तो काइंडली पूछ सकते हैं आप। जी बच्चे। सर MD कैट के अंदर हम लोग 6 × 10⁻23 कर सकते हैं इजी करने के लिए कैलकुलेशंस को 6.02 की बजाय। 6.02 कंप्लीट ही लेंगे, आपने इसको सिर्फ 6 नहीं रखना। उसकी रीजन ये है कि 6.02 को सोल्व करना बहुत आसान है। मैं आपको भी बताऊंगा किस तरह सोल्व करना है। इसकी जो जो वैल्यूज के क्वेश्चन एमडी कैट में आते हैं ना, मैं आपको सारे बताऊंगा। उन वैल्यूज के अलावा कोई भी क्वेश्चन एमडी कैट में नहीं आ सकता। तो 6.02 ही आप याद रखेंगे और इसी को हम आगे कैलकुलेट भी करेंगे और ट्रीट भी करेंगे। ठीक है, अपनी आसानी के लिए आप सिंपल 6 ले सकते हैं, लेकिन 0.02 के फैक्टर को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा जाता है और मैं आपको बताऊंगा उसे किस तरह से सोल्व करना है। जी बेटा। ओके सर। बेटा और किसी बच्चे का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? चले हम बेटा आगे मूव करते हैं। बेटा मैंने चैट बॉक्स ओपन नहीं किया हुआ, ठीक है, मेरे पास फुल स्क्रीन है जो कि आपको डिस्प्ले नजर आ रही है। इसलिए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग आप कह सकते हैं ऑडियो के हवाले से, या कोई क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं इसके हवाले से, तो बेटा आप डायरेक्टली अपना माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा हम मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, अब बेटा देखें इसमें ना सबसे पहले देखें हमने यहाँ पे क्या करना है। हमने बोला था डेफिनेशन में कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का मास ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो बेटा उसका 1 मोल बन जाएगा। मतलब देखें अब यहाँ बेटा देखें मैं कुछ चीजें लिखने लगा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ जी, ग्राम एटम। मैंने एटम का वर्ड लिख लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे अब चार चीजें लिखूंगा जो मैंने अभी आपको बताई थी। ग्राम एटम लिख लिया, ग्राम मोलिक्यूल लिख लिया, फिर बेटा देखिए हमने लिख लिया ग्राम फॉर्मूला यूनिट का वर्ड लिख लिया हमने, और बेटा लास्ट में हम लिख रहे हैं ग्राम आयन लिख रहे हैं हम। बेटा देखें सबसे पहले हम ग्राम एटम में आ जाते हैं। जैसे हमने कल कार्बन की बात की थी बेटा, ग्राम एटम का मतलब है 1 मोल ऑफ कार्बन, जो कि इक्वल है 12 ग्राम के। बेटा देखें अगर हम लिखेंगे ना 12 AMU तो एक कार्बन का मास, इसको एटॉमिक मास कहते हैं। अगर हम लिखेंगे 12 ग्राम तो वो बन जाएगा 1 मोल कार्बन एटम का मास। तो देखिए मैंने कार्बन के मास को जब ग्राम में एक्सप्रेस किया तो ये उसका 1 मोल बन गया, इसको हम बोलते हैं ग्राम एटम बोलते हैं। अब बेटा देखें इस 1 मोल में हमारे पास क्या होगा, इस 1 मोल में बेटा हमारे पास होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, अब बेटा देखिए ग्राम मॉलिक्यूल की जब हम बात करेंगे तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि एग्जांपल्स में जरा आसानी हो। अब बेटा देखिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1 मोल ऑफ CO2। अब बेटा देखिए CO2 का जो मोलिकुलर मास, बेटा देखिए दो लफ्ज होते हैं, एक मोलिकुलर मास और एक मोलर मास है। मोलिकुलर मास हमेशा एक मोलिक्यूल का मास होगा और उसके साथ AMU आएगा। जहां पे भी मोलर मास का लफ्ज आएगा वहां पे ग्राम आएगा और वो 1 मोल मोलिक्यूल का मास होगा। 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब है 44 ग्राम। और बेटा इसमें क्या होगा, इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होंगे, मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो बेटा देखिए अगर मैंने खाली लिखा होता 44 AMU तो वो एक मोलिक्यूल का मास होता। अब 44 ग्राम लिखा है तो ये एक मोल मोलिक्यूल्स, यानी कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक मोलिक्यूल था तो उसका वजन किया तो उसका वजन आया 44 AMU। ठीक है, अब बेटा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने लगा हूं। आपने कल एक AMU की वैल्यू फाइंड की थी 1 AMU की, और बेटा 1 AMU की वैल्यू थी आपने फाइंड की थी 1.661 इंटू 10⁻27 kg। वो एक AMU की वैल्यू थी। अगर आपने CO2 का मास निकालना हो AMU में तो बेटा देखिए 1 AMU 1.661 इंटू 10⁻27 kg के इक्वल है। इसको 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक CO2 का मास आ जाएगा किलोग्राम में। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको नीचे बेटा इसकी एक एग्जांपल करवाता हूँ, इस तरह से ही देखें। आगे करेंगे एक, देखें आप यहाँ पे कह सकते हैं mass of 1 molecule of CO2। तो बेटा देखें एक मोलिक्यूल का मास निकालना है आपने ग्राम में, किलोग्राम या ग्राम में, बेटा क्या होगा 1.661 इंटू 10⁻27 ये किलोग्राम है। इसे मल्टीप्लाई करें 44 से तो बेटा यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो एक CO2 मोलिक्यूल का मास होगा किलोग्राम में। इसे आप ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, इसको आप मिलीग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ बेटा मैंने आपके कॉन्सेप्ट के लिए बताई बातें। अच्छा जी, अब आपको समझ आ गया कि जी ग्राम एटम ग्राम मोलिक्यूल का मतलब क्या है। आंसर आएगा वो एक CO2 मोलिक्यूल का मास होगा किलोग्राम में। इसे आप ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, इसको आप मिलीग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ बेटा मैंने आपके कॉन्सेप्ट के लिए बताई बातें। अच्छा जी, अब आपको समझ आ गया कि जी ग्राम एटम ग्राम मोलिक्यूल का मतलब क्या है। सिमिलरली बेटा देखिए ग्राम फॉर्मूला यूनिट में जब हम आते हैं तो यहाँ बेटा देखें ग्राम फॉर्मूला यूनिट में क्या होगा, इसे बेटा ग्राम फॉर्मूला यूनिट में हम कोई आयोनिक कंपाउंड लेंगे। सपोज बेटा देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 1 मोल ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड।
बेटा ये इक्वल होगा 58.5 ग्राम के, और बेटा देखिए 58.5 ग्राम में क्या होगा 6.02 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। ठीक है, सिमिलरली बेटा देखें हम अगर बात करते हैं ग्राम आयन की, तो हम यहां पे एक आयन ले लेते हैं 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव। अच्छा जी बेटा यहां पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो बच्चा बताएगा हाइड्रो ऑक्साइड में और हाइड्रोक्सल में फर्क क्या होता है? जी बेटा बताएंगे आप हाइड्रोक्साइड में और हाइड्रोक्सल में फर्क क्या होता है? हाइड्रोक्सिल सिर्फ एक ही ग्रुप है OH पास, और अच्छा, और हाइड्रोक्साइड? हाइड्रोक्साइड उसके एलिमेंट कोई और अटैच होता है उसके साथ। बेटा नहीं, अब देखें बात आपने याद रखनी है, देखें अगर आप लिखेंगे ना, ये मैं नीचे लिख रहा हूं OH नेगेटिव, तो बेटा इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन का। ठीक है, और अगर हम लिखते हैं OH जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और देखिए मैंने यहाँ पे साथ बॉन्ड लगा दिया है, तो बेटा अब ये बन गया है हाइड्रोक्सल ग्रुप बन गया है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सल का वर्ड कब यूज करना है। अगर तो आयन होगा बेटा उसको हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, अगर वो फंक्शनल ग्रुप होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उसको हाइड्रोक्सल बोलते हैं। तो बेटा ये हमारे पास ऊपर जो मौजूद है बेटा ये 1 मोल ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आइंस। अब बेटा देखें OH लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का मास 16 और हाइड्रोजन का 1। किसी भी स्पीशीज पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लिखा हो तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव हुए हैं, उसका एटम मॉलिक्यूल या आयन के मैच पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा देखें इसका मैच होगा 17 ग्राम। अब बेटा देखिए 17 ग्राम का मतलब ये होगा 6.02 इंटू 10⁻23, इसमें क्या होंगे हाइड्रो ऑक्साइड आइंस मौजूद होंगे। ठीक है, तो बेटा अब आपको बात क्लियर होगी है, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फॉर्मुला यूनिट और ग्राम आयन क्या होता है। जी बेटा यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, देखिए नीचे मैंने एक बात बताई अभी आपको, ये वाली मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब बेटा देखें इस मैस को अगर आप किलोग्राम, ग्राम में या मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो फॉर्मुला यूनिट है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो एटम है, या चाहे वो आयन है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। बहरहाल इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आते क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो जाती है, तो ये सवाल नहीं पूछते, सिर्फ मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए बता दिया है, आप इसकी घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग से। तो बेटा देखें अभी तक आपको पता लगा कि जो मोल है वो एक फिक्स क्वांटिटी का नाम है। नॉर्मली हम कहते हैं, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं 1 डजन का, कि एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं। बेटा इसी तरह जो एक मोल है ना, ये एक फिक्स क्वांटिटी का नाम है जो कि 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल है। उसमें एटम भी हो सकते हैं, उसमें मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, उसमें फॉर्मुला यूनिट्स भी हो सकते हैं, और उसमें आयंस भी शामिल हो सकते हैं। जी बेटा यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं? सर आपने 1.16 से क्यों मल्टीप्लाई किया 44 को? बेटा देखें हमने फाइंड करना है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। मैं यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर रहा हूँ, इन किलोग्राम। बेटा देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये है एक एटम का जो हमने मास निकाला था ना AMU, ये असल में वैल्यू है एक AMU। ठीक है, अब फर्स्ट करें CO2 का जो मॉलिक्यूल है उसका मास है 44 AMU, और आपने 44 AMU को किलोग्राम या ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 44 को मल्टीप्लाई कर दें, ये जो आवाज कट रही है आपकी। पावर आपकी सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
नहीं आईडी सर, कट रही है बहुत ज्यादा। होती है। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आप और जी करके तो आप तो सारी किया दो, ठीक है। तो को आज सर आपकी आवाज कट रही है। बेटा अब आपको मेरी आवाज आ रही है? सर अब आनी शुरू हुई है, पहले बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। बेटा मैंने लेक्चर रोक दिया था, अब मेरी आवाज आ रही है आप सब बच्चों को? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। चलिए गुड हो गया। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं खुद बड़ा परेशान हो गया था, इतना जबरदस्त लेक्चर हमारा चल रहा था, दरमियान में ब्रेक आ गया। समझते हैं बेटा, यहाँ तक हमने ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फॉर्मुला यूनिट, ग्राम आइन तक मैंने आपको समझा दिया। फिर मैंने बताया था बेटा आपको कि आप एक बस लेक्चर हमारा चल रहा था, दरमियान में ब्रेक आ गया। समझते हैं बेटा, यहाँ तक हमने ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फॉर्मुला यूनिट, ग्राम आइन तक मैंने आपको समझा दिया। फिर मैंने बताया था बेटा आपको कि आप एक किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का जो मैस होता है उसको फॉर्मुला यूनिट से, यानी कि एएमयू से किलोग्राम या ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने आपको उसका तरीका बता दिया था। फिर मैंने आपको हाइड्रोक्साइड आइन और हाइड्रोक्सो ग्रुप में डिफरेंस बताया था। बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट शुरू होने वाला है हमारा। जी बच्चे। सर अगर किलोग्राम से एएमयू कन्वर्ट करना तो फिर कैसे करेंगे?
तो बेटा सिंपली उसको डिवाइड कर दें। देखें ना यहाँ पे हम 1.661 से मल्टीप्लाई करें ना, तो अगर उसे किलोग्राम से वापस एएमयू में करना होगा तो उसे डिवाइड कर दें। सर एएमयू हर एलिमेंट का अलग होता है, एएमयू कांस्टेंट रहता है। और बेटा एएमयू तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। हमने कहा जी 1 एएमयू 1.661 into 10⁻⁻20 7 kg -24 ग्राम या -21 मिलीग्राम है। अब देखें अगर CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास है 44 एएमयू, इट्स मीन कि जो 1 एएमयू की वैल्यू उसको 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CO2 का मास किलोग्राम में, ग्राम या मिलीग्राम में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, असल में एएमयू एक बहुत ही छोटा यूनिट है जो कि एक एटम, एक मॉलिक्यूल, एक फॉर्मुला यूनिट या एक आयन का मास एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। आपको पता है एटम मॉलिक्यूल्स के जो मैसेज हैं वो किलोग्राम या ग्राम में तो मेजर हो ही नहीं सकते, इतनी छोटी क्वांटिटी है। इसलिए तो हम इन सब्सटेंसेस के या पार्टिकल्स के जो मैसेज होते हैं उसको हम मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक शुगर मॉलिक्यूल लेके आए, अब शुगर का फॉर्मुला C12H12O11 है जो कि 342 AMU बनेगा। अब 342 AMU तो आप किसी भी जगह पे उसे वेट ही नहीं कर सकते, मेजर ही नहीं कर सकते, तो हमने कोई ऐसा कन्वीनियंट मेथड रखना है जिससे हम शुगर को मेजर कर सकें। अब वो कन्वीनियंट मेथड क्या है, मिलीग्राम या ग्राम में कन्वर्ट किया जाए। तो एक मॉलिक्यूल का मास तो इतना नहीं बन सकता, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उन मॉलिक्यूल का मास मोल में कन्वर्ट करते हैं। और मोल क्या होता है कि उसी सब्सटेंस का जो मास है ना उसको एएमयू की बजाय जब आप ग्राम में कर देंगे तो उसका 1 मोल बन जाएगा। लाइक 342 एएमयू एक शुगर मॉलिक्यूल का मास है, अगर आप 342 ग्राम कर देंगे तो वो कितने शुगर मॉलिक्यूल का मास होगा, 6.02 into 10⁻23 शुगर मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो 1 मोल के बराबर होगा, यानी कि 342 ग्राम शुगर जो है वो 1 मोल के इक्वल होगी। बेटा क्लियर होगी यहां तक बातें सारी? जी बच्चे, यहां तक सब बातें बेटा क्लियर हो गई हैं? यस सर। चलें आगे बढ़े हम। ओके सर। अच्छा जी, अब बेटा देखें हम आगे की तरफ मूव करने लगे हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने लगा हूं और कुछ बातें बेटा आपसे डिस्कस करूंगा कि अब बेटा देखें मोल में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और आपने मोल की वैल्यूज को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैंने आपको ना यहाँ पे एक स्केच बना के देने लगा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इस स्केच फॉर्मूले को याद रखना है। इस स्केच फॉर्मूले से आप हर तरह की वैल्यूज को बड़ी ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा देखिए जी हमारे पास है यहाँ पे, हम लेते हैं रेड कलर से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोल। ठीक है जी, ये बेटा स्लाइड नंबर 3 आपकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। अच्छा बेटा देखें ये मोल है। अब बेटा देखिए मोल से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेटा देखिए सबसे पहले इसमें ना अब 3 बातें आपने जहन में रख लेनी है आपने। ठीक है, अब आपने क्या क्या करना है, मैस, वॉल्यूम और पार्टिकल, ये 3 चीजें हैं। आपने मोल्स को कन्वर्ट करना है मैस में, आपने बेटा मोल को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में, और बेटा आपने मोल्स को कन्वर्ट करना है पार्टिकल्स में। ठीक है जी, 3 बातें हैं। मोल से मैस कैसे मालूम करना है, मोल से वॉल्यूम कैसे मालूम करना है, और मोल से पार्टिकल कैसे मालूम करना है। अच्छा जी, अब अगली बात देखनी है, इसके बिल्कुल आप ऑपोजिट चले जाएंगे कि हमने मैस को मोल में कैसे चेंज करना है। ठीक है, फिर बेटा देखें इसी तरह से हमने वॉल्यूम को मोल में कैसे चेंज करना है, और बेटा देखें तीसरी बात कि हमने पार्टिकल्स को मोल में कैसे चेंज करना है। मतलब ये है, देखें आपने सिंपल फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का। अब बेटा देखें यहां पे बड़ी ही आसान सी बात है, अगर आपने जी बेटा अगर आपने बेटा आवाज आ रही सब बच्चों को मेरी, स्टूडेंट्स आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है सर। अच्छा, अब बेटा देखें अगर हमने मैथ्स को कन्वर्ट करना है मोल में तो बेटा करना वो आप अपने याद रखें, क्या करेंगे, मैथ्स को डिवाइड कर देना है मोलर मैथ से, तो वो मैथ्स कन्वर्ट हो जाएगा मोल में। और बेटा देखें अगर, और अगर आपने मैथ्स को कन्वर्ट करना मोल में तो उसको डिवाइड करेंगे मोलर मैथ से। और बेटा अगर नंबर ऑफ मोल जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैथ्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल वी से,
पार्टिकल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। अब बेटा देखिए, अगर आपने मोल्स को कन्वर्ट करना है मैस में, तो बेटा हम सिंपल क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से। अब बेटा देखें, बाकी फॉर्मूले भी सेम ऐसे ही बनने हैं। अगर आपने वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है मोल्स में, तो बेटा हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम के साथ। अब बेटा देखें, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, देखें वीएम की बेटा जो वैल्यू होती है मोलर वॉल्यूम, बेटा ये इक्वल होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, या इसको बेटा हम बोल सकते हैं 22414 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है। अब बेटा देखिए, सिमिलरली अगर हमने पार्टिकल्स को नंबर ऑफ मोल में चेंज करना है, तो बेटा इसको हम डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। और अब इन्हीं वैल्यूज को जब हमने कन्वर्ट करना है, बेटा देखें यहां पे हमने वॉल्यूम को जब मोल में चेंज किया तो हमने मोलर वॉल्यूम से डिवाइड किया है। अब अगर हमने मोल को चेंज वॉल्यूम में, तो बेटा क्या करेंगे, हम सिंपल मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने मोल्स को चेंज करना है पार्टिकल्स में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। अब बेटा पार्टिकल्स में हमारे पास क्या क्या शामिल होगा, ये बात आपने याद रखनी है। पार्टिकल्स में जो चीजें बेटा हमारे पास शामिल है, इसमें एटम्स आ जाते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, इसमें फॉर्मूला यूनिट्स आ जाते हैं, और बेटा इसमें आइंस शामिल हैं। ठीक है बेटा, ये जो मैंने सारा स्केच बनाया मोल्स के हवाले से, आपको समझ आ गया। आपको एंटी टेस्ट में सारे क्वेश्चन बस यही आने, मास, वॉल्यूम, पार्टिकल, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आपको एंटी टेस्ट में आना। तो बेटा देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि मोल जो ना समझ ले एक ऐसा राउंड अबाउट है, एक ऐसा चौक है कि जब भी देखें बेटा देखें, अगर आपने किसी सब्सटेंस का मास गिवन है और आपने किसी दूसरे सब्सटेंस का मास फाइंड करना है, तब भी आपने मोल से गुजर के जाना है। अगर आपने मास से वॉल्यूम फाइंड करना है, तब भी में चेंज करें, फिर मोल से वॉल्यूम। अगर आपने मैथ से किसी भी चीज के पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, तो पहले मैथ को कन्वर्ट करें मोल में, और मोल से फिर हम पार्टिकल्स फाइंड कर लेंगे। और अगर बेटा आपको पार्टिकल्स गिवन है और आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो पार्टिकल्स को पहले मोल में चेंज करें, मोल से फिर वापस वॉल्यूम में चले जाएं। तो ये बड़ा ही आसान सा काम है। आप डायरेक्ट मैथ से वॉल्यूम में, मैथ से पार्टिकल में नहीं जा सकते। अगर आपने मैथ, वॉल्यूम या पार्टिकल में से किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। और तरीका बता दिया है, अगर आपने मैथ को मोल में चेंज करना है, तो मोलर मैथ से डिवाइड कर दें। जिस भी सब्सटेंस का मैथ गिवन है, उसी के मोलर मैथ से डिवाइड करेंगे। और अगर आपने बेटा वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है मोल में, तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करें। मोलर वॉल्यूम हर एक के लिए फिक्स है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और ये गैसेस के लिए होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको गिवन है, उनको मोल में चेंज करना है, तो बेटा उसका तरीका क्या है कि आप उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें। तो बेटा ये बताएं मुझे, ये जो मैंने पूरी स्लाइड नंबर 3 पे स्केच किया है, ये आपको बात समझ आ गई है? जी सर, समझ आ गई है सर जी। एक आधी कोई एग्जांपल भी देने साथ। जी बेटा, मैं आपको सारी एग्जांपल्स दूंगा, बेफिक्र हो जाएं। आपने सिर्फ पहले ये फॉर्मूले को जो ना पोर्ट्रेट करना है, अच्छी तरह से इसको समझना है कि जो फॉर्मूला मैंने समझाया आपको, इसकी आपको समझ आ गई है। बेटा सारे देखें, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रो से रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे ना, इवन के स्टोइकोमेट्री के जो क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मैं आपको पूरी एक एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा जिसमें हर तरह का क्वेश्चन शामिल होगा नंबर ऑफ मोल का। बेटा यहां तक समझ आ गई है? जी सर, और जो वॉल्यूम अगर हम खुद से कैलकुलेशंस करें, तो वो सेंटीमीटर क्यूब में देना है कि डेसीमीटर क्यूब में देना है? बेटा वो क्वेश्चन को देख लेना, क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। अगर क्वेश्चन का डाटा सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लें। अगर क्वेश्चन का डाटा डेसीमीटर क्यूब में, तो आप आंसर भी डेसीमीटर क्यूब में निकालें। लेकिन नॉर्मली ऐसे होता है टेस्ट में कि अगर क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में गिवन है ना, तो आपको आंसर सेंटीमीटर क्यूब में पूछ लेंगे, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। और अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो आपको आंसर पूछेंगे डेसीमीटर क्यूब में। अंडरस्टैंड? ओके सर। अच्छा, अब बेटा देखिए, इसी मोल वाले टॉपिक में ना एक छोटी सी चीज मैं ऐड करने लगा हूं, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। देखें बेटा, देखें आपको मोलैरिटी याद है? मोलैरिटी बेटा, मोलैरिटी याद है? सर जी रिपीट कर दें, शायद अभी माइंड में नहीं है ये। बेटा मोलैरिटी कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, इसको मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है। अब देखें, अगर हमने मोल्स को, देखें बेटा मोल्स को अगर हमने कन्वर्ट करना ना मोलैरिटी में, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम के साथ। अब ये वॉल्यूम किसका होगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, जो हमेशा क्या होता है, 1 dm क्यूब होता है। ये सिर्फ बेटा मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि नंबर ऑफ मोल के साथ ही मोलैरिटी रिलेट करती है। बहरहाल अगर यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो आप इसको स्किप भी फिलहाल कर सकते हैं। मैंने इसलिए ये पूरी स्केच में लिख दिया है, ताकि दोबारा कभी अगर आप ये स्केच देखें, तो आपको बताओ कि नंबर ऑफ मोल से हम मोलैरिटी भी फाइंड कर सकते हैं। इवन के बेटा देखें, हम किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं इसी के थ्रू। बहरहाल वो ज्यादा चीजें एक्सपैंड हो जाएंगी। फिलहाल आपने बेटा इन बातों पे रहना है। अगर आपको ये बातें समझ आ गई, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करूंगा, जिसमें हम फर्दर चीजों को देखेंगे। जी बेटा। मोलैरिटी इसमें शामिल है जो आपने टॉपिक समझाया? जी जी बेटा, मोलैरिटी हमारा शामिल है, और हम इसको यूनिट 1 में ही डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने बताया था कल आपको कंसंट्रेशन यूनिट शामिल है, मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पार्ट्स पर मिलियन है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है जो सॉल्यूशन। जी बेटा, मूव करें आगे? जी सर। अच्छा बेटा, देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करने लगा हूं। अब बेटा देखें, इस स्लाइड में जो चीजें लिखने लगा हूं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको नंबर ऑफ मोल के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये जो वैल्यूज में लिखने लगा हूं ना बेटा, इसके अलावा आपको कोई भी और क्वेश्चन नहीं आ सकता। याद हो जाएंगे, इसमें कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ लिख लगा हूं, देखिए जी मैं यहाँ लिखने लगा हूं 1 मोल। ठीक बेटा, मैं यहाँ लिखूंगा 2 मोल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
3 मोल, फिर बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 मोल, और ये लिख रहा हूँ 5 मोल। अब बेटा देखें जो वैल्यूज पेपर में आती है, या तो वैल्यू 1 मोल की पूछी जाती है, या 2 मोल की वैल्यू होती है, या 3 या 4 या 5 मोल की वैल्यू होती है। अब नॉर्मली ये होता है कि हमने एफएससी में सिर्फ 1 मोल ही पढ़ा होता है और हमें 1 मोल की वैल्यू याद होती है। हमने कभी 1 मोल को, हमें पता ही नहीं कि कितनी आसान वैल्यूज हैं। अब देखें, अब हम जरा नीचे की तरफ आते हैं। 1 मोल के बाद 0.5 मोल, 0.5 मोल को बेटा 1/2 भी लिख सकते हैं। फिर देखें 0.25 मोल, फिर बेटा आप आ जाए 0. ये सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 0.1 मोल, और ये लिखता हूं 0.01 मोल। अब बेटा देखें जी, आप यहाँ पे देखें कि जो 1 मोल है वो किसके बराबर होता है। बड़ी आसान बातें ये देखें, 1 मोल बराबर है 6.02 इंटू 10⁻23। बेटा देखें 2 मोल किसके बराबर होंगे। अब एक बात याद रखनी है, आपने साइंटिफिक नोटेशन को नहीं छेड़ना, 10⁻20 नहीं छेड़ना आपने। अब 6.02 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये बन जाएगा 12.04 इंटू 10⁻23। अगर आप इसको 6.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये बन जाएगा 18.06 इंटू 10⁻23। 6.02 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 24.08 इंटू 10⁻23। और बेटा देखें, अब 6.02 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 30 पॉइंट। अब 02 जब मल्टीप्लाई होगा 5 से तो ये बन जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻23। बेटा ये बातें समझ आई आपको, ये जो मैंने लिखी है अभी वैल्यूज? जी सर समझ आ गया। अच्छा, अब इसमें ना एक और चीज ऐड करें। देखिए मैंने लिखा है 2 मोल की वैल्यू है 12.04। अगर मैं इसका, ये देखें, अगर मैं इसका पॉइंट, अगर इसका पॉइंट मैं यहां से इधर ले जाऊं तो बेटा ये बन जाएगा 1.2 इंटू 10⁻24। ये समझ लगी बेटा बात? बेटा ये बात समझ लगी है? ये सिर्फ मैंने साइंटिफिक नोटेशन चेंज की है, जो नॉर्मली बच्चे मैट्रिक क्लास में सीख लेते हैं कि जो पॉइंट है इसको जब आप राइट से लेफ्ट में जाते हैं तो पावर ऐड होती है, और जब लेफ्ट से राइट में आते हैं तो पावर रिमूव हो जाती है। बेटा ये बात समझ आई है जो मैंने 2 मोल में किया अभी? जी सर आ गई समझ। अच्छा, सिमिलरली देखें जो 3 मोल है, अगर इसका भी आप पॉइंट यहां से 1 की तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1.8 इंटू 10⁻24। इसी तरह ऊपर भी 2.4 इंटू 10⁻24, और फिर 3.0 इंटू, ये देखें यहां से इसको अगर आप इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3.0 इंटू 10⁻24। तो आप देख रहे हैं कितनी आसान वैल्यूज हैं, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल और 5 मोल की वैल्यूज को याद रखना। बेटा यहां तक समझ आ गई है? यस सर। जी बच्चे, किसी को प्रॉब्लम हो यहाँ पे बता देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन, जितने भी न्यूमेरिकल, जितने भी एमडी कैट में क्वेश्चन आने हैं वो इन वैल्यूज के अलावा कोई नहीं होंगे। क्योंकि ये वैल्यूज आपने एफएससी में नॉर्मली नहीं पढ़ी होती है, आप सिर्फ 1 मोल पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि जो 2 मोल 3 मोल की जो वैल्यूज है, देखिए अगर क्वेश्चन में सिंपल लिखा हो 1.2 इंटू 10⁻24, अब आपने कोई पढ़ा ही नहीं कि 1.2 इंटू 10⁻24 कितने मोल के बराबर है, ये 2 मोल के बराबर है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता होगा कि 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल या 5 मोल किसके इक्वल है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले, फिर मैं नीचे वाली वैल्यूज को डिस्कस करूंगा। नो सर। अच्छा जी, चलें। अच्छा बेटा देखें 0.5 मोल पे अब हम आते हैं, तो इसमें देखें अब 6.02 का ना आप हाफ करें तो बेटा देखें इसका हाफ बनेगा 3.01 इंटू 10⁻23। तो बेटा देखें हाफ हो गया, आपने पावर को नहीं छेड़ना। अब बेटा देखें 3, अब ये अब देखें 0.5 के बाद आप 0.25 पे आ रहे हैं, तो देखें ये वैल्यू बनेगी, अब 3 का हाफ करें तो बेटा ये 1.5 बन जाएगा। अब इसके बाद क्या वैल्यू आनी है आपने उसको नहीं देखना, ये बन जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23, ये इक्वल है 1.5 के। अब बेटा देखें 0.1 मोल में क्या होना है, ये तो बहुत ही आसान हो गया। 0.1 मोल में क्या हुआ, देखें अगर आप ऊपर देखें 1 मोल में क्या था 1.0, वो इक्वल था 6.02 इंटू 10⁻23। अब आपने पता क्या किया बेटा, अब आपने सिर्फ इतना काम का यहाँ पे करना है, 0.1 है, पॉइंट को चेंज करना है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे पॉइंट इधर था इस जगह पे, तो आपने इसको हटा के इधर कर दिया, तो ये बन गया 0.1 बन गया। तो बेटा देखें क्या होगा 6.02 इंटू 10⁻22, सिर्फ एक पावर कम करनी है। और 0.01 का मतलब क्या होगा 6.02 इंटू 10⁻21। बेटा ये 0.1 और 0.01 मोल समझ आया आपको? यस सर। जी बेटा यहां तक समझ आया? जी सर। जी सर। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब बेटा देखें यहां पे ना ये जो 1 मोल है, 1 मोल को ना 1 NA भी लिखा जाता है, 1 मोल को 1 NA भी लिखते हैं, और 0.5 मोल को 1/2 NA भी लिखते हैं।
और 0.25 मोल को 1/4 Na भी लिखेंगे, 0.1 को 1/10 एक ही चीज है, लेकिन उसको लिखने के तरीके कितने ज्यादा हैं। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/10 Na का मतलब क्या है, 1/100 Na का मतलब क्या है। सिमिलरली देखें, जब आप ऊपर मूव करेंगे बेटा, तो ऊपर भी देखें बिल्कुल ऐसे ही है कि जो 2 मोल है, 2 मोल को कर देंगे 2Na, 3 मोल को कर देंगे 3Na, सिमिलरली देखें 4 मोल को कर देंगे 4Na, और 5 मोल को कर देंगे 5Na। बेटा आपको सारी है ये कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। मैं पूरी एक एग्जांपल करवाऊंगा जिसमें सारी बातें आप क्लियर हो जाएंगी। जी बेटा क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब यहीं पे ना एक और बात मैं आपको बताने लगा हूं मोलर वॉल्यूम के हवाले से। एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, बच्चा बताएगा? गैसेस के लिए 24 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा बेटा देखें, अब दो वैल्यूज हैं, अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे करेंगे तो वो 22.414 है। देखें ये है 22.414 डीएम क्यूब। बेटा ये वाली वैल्यू है एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मैं यहाँ बेटा साइड पे लिख रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। जो एसटीपी कंडीशंस होती हैं बेटा, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और 1 एटीएम प्रेशर होता है। और बेटा जो आरटीपी होता है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और 1 एटीएम प्रेशर होता है। बेटा जो पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक है ना, उसमें ना एसटीपी पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, और जो ए लेवल की बुक है उसमें ना आरटीपी पे वॉल्यूम लिखा हुआ है 24 डेसीमीटर क्यूब। तो बेटा देखें, एसटीपी पे जो मोलर वॉल्यूम होगा वो 22.414 डीएम क्यूब होगा, और बेटा जो आरटीपी वॉल्यूम होगा ना वो सिंपली 24 डीएम क्यूब होगा। बेटा ये बात सब बच्चों क्लियर होगी है? 24 डीएम क्यूब वॉल्यूम कब यूज करना है, 22.414 कब यूज करना है? जी बेटा, जी बच्चे क्लियर होगी है? यस सर। अच्छा जी, अब बेटा देखें आगे बात देखें, इसी को अगर आप डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाएंगे तो सिर्फ आपने इसका पॉइंट खत्म कर देना है, ये बन जाएगा 22414 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट की वैल्यू 3 टाइम्स आगे चले जाएगी। अब बेटा देखें, सिमिलरली देखें, जैसे आपने एक मोल के लिए वैल्यूज लिखी थी, अब देखें 2 मोल बेटा कितना वॉल्यूम हो जाएगा। अब 22.414 का 2 टाइम करेंगे कितना बनेगा, 22.2 का बेटा 4 टाइम जब आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा 44.8, इसकी वैल्यू बनेगी 44.8 डेसीमीटर क्यूब बनेगी, ठीक है। और 3 टाइम बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22.414 को जब बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑलमोस्ट 67 डेसीमीटर क्यूब। सिमिलरली बेटा देखिए, जब इसको 4 टाइम करेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी ऑलमोस्ट 89.65 89.65 डेसीमीटर क्यूब। और बेटा देखिए इसी तरह से अगर आप हाफ मोल पे आएंगे तो 22.414 का बेटा हाफ क्या होगा, 11.207 11.207, क्योंकि बेटा देखें ये 414 है ना, इसका हाफ बनेगा 207 डेसीमीटर क्यूब। और बेटा इसको मजीद क्या होगा, सिर्फ 0.414 डेसीमीटर। बेटा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पॉइंट और पीछे ले आए तो ये देखें ये हो जाएगी 0.22414 डीएम क्यूब। ये बेटा हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, और अगर इसको आप सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहते हैं तो बेटा देखें सिर्फ पॉइंट चेंज करते हैं, बन जाएगी 11207 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी लिहाज से बाकी वैल्यूज भी चेंज हो सकती हैं। तो बेटा देखें, आपको मोल, एवोगैड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम, इसकी जितनी वैल्यूज थी मैंने स्लाइड में सारी समझा दी है, स्लाइड नंबर 4 पे इसकी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अगर बेटा यहां तक समझ आई है तो बताएं, फिर मैं आगे एक एग्जांपल करवाऊंगा, उस एग्जांपल में हर वो क्वेश्चन शामिल होगा जो नंबर ऑफ मोल वाले टॉपिक से पूछा जाता है। जी जी बेटा मुझे बता देंगे, जो स्लाइड में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ फ्लोट की है, इसमें कोई अगर प्रॉब्लम है तो बताएं। नहीं सर। क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। चलें अब यस बेटा सर। नेक्स्ट स्लाइड। जी बेटा नेक्स्ट स्लाइड मूव करने को बेटा, ये बात रखनी जो मैंने वैल्यूज लिखी ना, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देखें जरा, मैं नेक्स्ट स्लाइड बेटा मूव करने लगा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे लिखूंगा और उस एग्जांपल से हम हर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये देखें जी, हमारे पास एग्जांपल है, सपोज बेटा हम कहते हैं हमारे पास है 9 ग्राम ऑफ स्टीम। अब बेटा देखिए 9 ग्राम स्टीम का मतलब क्या है, हमारे पास H2O ही है, H2O वाटर का फॉर्मूला है, स्टीम उसकी फिजिकल फॉर्म है, अल्टरनेटिंग फॉर्म है, फिजिकल स्टेट है गैसियस फॉर्म में। अगर मैं 9 ग्राम आइस लिखूंगा तब भी H2O ही रहेगा, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी लिक्विड से सॉलिड। अब हमारे पास 9 ग्राम आइस है, देखें इसमें बेटा हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले पूछा जा सकता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें इससे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, मैस ओवर
मोलर मास। तो बेटा देखें सबसे पहली चीज आ गई मास और मोलर मास। 9 डिवाइडेड बाय 18, वाटर का मोलर मास 18 होता है बेटा। अब देखिए 9 डिवाइडेड बाय 18 का मतलब है इसका आंसर आएगा 0.5 मोल्स। ठीक है जी, हमारे पास मोल्स आ गए। अब बेटा देखिए दूसरी बात इसमें क्या पूछी जा सकती है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। बेटा देखें अगर तो कोई कोवलेंट कंपाउंड होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे जाएंगे, अगर कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो नंबर ऑफ फॉर्मुला यूनिट्स पूछे जाएंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो बेटा देखिए नंबर ऑफ मोल्स है 0.5, इसको मल्टीप्लाई करें 6.02 इंटू 10 रेज की पावर 23 के। तो बेटा देखिए अभी पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो हाफ मोल होता है वो किसके बराबर होता है, वो हाफ मोल बराबर होता है 3.01 इंटू 10 रेज की पावर 23। ये हमारे पास आ गए इसके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब बेटा हमारे पास अगली चीज इसमें जो पूछी जाएगी वो है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स। अब बेटा देखिए नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। अब बेटा देखें एटॉमिसिटी बोलते हैं कि उस मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स कितने हैं। तो बेटा देखें हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे 3.01 इंटू 10 रेज की पावर 23, यानी कि हाफ मोल के इक्वल थे। तो बेटा मुझे बताएं H2O में टोटल एटम कितने हैं, टोटल एटम्स 3 एटम्स हैं। तो बेटा देखिए जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखें ये जो वैल्यू हमारे पास है ये हाफ मोल की है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इसका आंसर ना 1.5 Na भी लिख सकते हैं, यानी कि 1.5 मोल के बराबर है। या जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9.03 इंटू 10 रेज पावर 23 एटम्स। अब जो एमसीक्यूज आएगा ना वो पूछेगा जी हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ स्टीम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ये देखें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ स्टीम। ठीक है, तो बेटा देखें इसकी अल्फा ऑप्शन वो दे देगा आपको, सिंपल लिख देगा Na, बीटा ऑप्शन लिख देगा 0.5 Na, चार्ली ऑप्शन लिख देंगे 1.5 Na, ठीक है, और डेल्टा ऑप्शन लिख देंगे 2 Na। तो बेटा देखिए इसकी राइट ऑप्शन क्या होगी, इसकी राइट ऑप्शन होगी चार्ली। हमने अभी देखा टोटल एटम्स फाइंड कर लिया हमने। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक बात। 1.5 यानी कैसे है? बेटा देखिए ना हमारे पास नंबर ऑफ एटम फाइंड करने का तरीका है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 3.01 इंटू 10 रेज़ पावर 23। अब बेटा ये जो वैल्यू है 3.01 ये किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू बराबर है हाफ Na के बराबर है, 0.5 Na के बराबर है। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 1.5 Na। ये देखें एक ही क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल गया है, बात वही है। एंटी टेस्ट में क्या होता है, सिर्फ बात को पूछने का ना अंदाज बदल जाता है, तरीका उसकी नेचर बदल देते हैं। सिंपल सवाल को देखें किस तरह से कॉम्प्लेक्स किया गया है, समझ आई बात की अब। जी सर। अच्छा अब बेटा देखिए इसी में अब हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक और, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ स्टीम। अब देखिए इसी में क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ स्टीम। बेटा देखिए हाइड्रोजन एटम कैसे फाइंड करेंगे, तरीका वही है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन एटम्स की तादाद से। देखें जी 9 ग्राम स्टीम में इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं 3.01 इंटू 10 रेज़ पावर 23। तो देखें एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम है, 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखें 3.01 जो है असल में ये देखें 3.01 बराबर है 0.5 Na के बराबर है। ठीक है, तो जब 3.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो बेटा ये बन जाएगा 1 Na भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये इसको 6.02 इंटू 10 रेज़ की पावर 23। अब यहां पे लिखेंगे हाइड्रोजन एटम्स। अब बेटा देखिए जो ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ स्टीम, अगर मैं यहां पे कर दूं हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ स्टीम तो बेटा उसका आंसर क्या बनेगा, बताएं उसका आंसर क्या बनेगा। सर सवाल दोबारा बताएं। अकेला Na बनेगा। यस सिर्फ Na। बेटा देखिए मैंने सवाल ये पूछा था हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ स्टीम, तो उसका आंसर भी बनना था Na, सिंपल अल्फा ऑप्शन। क्योंकि देखें ये हमारे पास 3.01 इंटू 10 रेज़ 23 मॉलिक्यूल्स हैं, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 Na के इक्वल आएगा। अब देखिए मैं ऑक्सीजन एटम जब फाइंड करूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करूंगा देगा 0.5 Na, या इसको सेम एज इट इज लिख देते हैं 3.01 इंटू 10 रेज़ की पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स आ गए हमारे पास। अब देखें उसी क्वेश्चन में फिर क्वेश्चन बन सकता है, ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें इसमें हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ स्टीम, तो अब इसका आंसर होगा 0.5 Na। तो बेटा मेरी बात समझ आई है। यस सर। यस सर। जी सर। यहाँ का किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बेटा पूछे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने लगा हूँ। हमने इसी क्वेश्चन को इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करना है, ये जो एग्जांपल हम कर रहे हैं 9 ग्राम ऑफ आइस वाली, बेटा इसी को हमने अब आगे कंटिन्यू करना है, इसी एग्जांपल को हमने।
ठीक है, इसी से आगे हमने वैल्यू सारी सॉल्व करनी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा पूछ लें। नो सर। अच्छा, अब बेटा देखें आगे मूव करने लगा हूं मैं। हमने अब तक नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए, हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए और हर एक एलिमेंट के इंडिविजुअल एटम्स भी फाइंड कर लिए। अब बेटा देखें जो अगली चीज हमने करनी है वो ये करनी है, वही हमारे पास 9 ग्राम स्टीम ही है। अब हमने क्या करना है, आप इसको ना आयोनाइज कर लें H2O। इसको जब हम आयोनाइज करेंगे तो बेटा देखें इसमें 2 हाइड्रोजन आयंस हैं और सॉरी इसमें 1 हाइड्रोजन आयन है। ये देखें इसमें एक H पॉजिटिव है और एक इसमें OH नेगेटिव है। तो देखें जी अब आपसे अगला सवाल क्या पूछा जा सकता है, इसी में देखें मोल्स के हवाले से आपसे सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पे नंबर ऑफ आइंस। बेटा देखें अभी मैंने मेंशन नहीं किया किस आइन की बात कर रही है, तो नंबर ऑफ आइंस का तो टोटल आइंस है। अब बेटा देखें हमारे पास नंबर ऑफ आइंस फाइंड करने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सारी कैलकुलेशन मॉलिक्यूल से होनी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइंस। अब बेटा देखें हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद वही थी 3.01 इंटू 10 रेज़ की पावर 23। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां से आए हैं बेटा, ये वही चल रहे हैं 9 ग्राम आइस चल रही है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 2 के साथ, क्योंकि पानी के एक मॉलिक्यूल में 2 आइंस हैं। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आंसर हो गया 1n1 इक्वल हो गया, जो कि बनता है 6.02 इंटू 10 रेज़ की पावर 23। ठीक है, अब बेटा देखें अगर मैं फाइंड करता हूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस तो क्या होगा, आप 3.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या होगा 0.5Na हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप नंबर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आइंस फाइंड करेंगे तो बेटा इसका आंसर भी देखें 3.01 इंटू 10 रेज़ की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0.5Na के इक्वल आ गया। तो बेटा देखें एक एग्जांपल है 9 ग्राम ऑफ स्टीम, उसमें आप मोल भी फाइंड कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स भी, एटम्स भी और आइंस भी फाइंड कर रहे हैं। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। नो सर। अच्छा जी, अब बेटा यहां पे देखें बात ना अगला फंडामेंटल पार्टिकल्स का देखें, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। बेटा ये एफपी को याद रखना है, एफपी का मतलब है फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बेटा देखिए ये बड़ा आसान सा इसको समझना है, जो पानी का एक मॉलिक्यूल है इसमें टोटल पार्टिकल्स बताएं कितने हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स बताएं, काउंट करें। देखें जी एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, फिर है ऑक्सीजन। तो बेटा देखें हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हाइड्रोजन में, 0 बेटा न्यूट्रॉन कितने हैं, 0 न्यूट्रॉन। अब ऑक्सीजन भी आ जाए, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। तो बेटा देखें जो पानी का एक मॉलिक्यूल उसमें टोटल पार्टिकल हो गए 24, 25, 26 और 27 यानी 28, 28। एक H2O में 28 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो बेटा बड़े गौर से देखना है कि हमारे पास जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं वो 3.01 इंटू 10 रेज़ की पावर 23 है। इसको मल्टीप्लाई करना है 28 से, बड़ा ही आसान सा काम है बेटा। ये जो 3.01 इंटू 10 रेज़ की पावर 23 है ना, ये इक्वल है 0.5Na इक्वल है। जब इसको 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 14Na। अब बेटा अब बात ध्यान में रखनी है आपने, क्योंकि 14Na ये एक बड़ी वैल्यू बन गई ना, तो ये कभी भी 6.02 इंटू 10 रेज़ की पावर 23 को 14 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये आपको जो ऑप्शन देंगे ऑप्शन यही होंगी 14Na या इसके साथ कोई और ऑप्शन दे देंगे, यानी कि ऑप्शंस में इसी तरह की बात लिखी जाएगी, ये 14Na जैसी। बेटा समझ आ गई टोटल फंडामेंटल पार्टिकल मैंने कैसे निकाले हैं। सर जी ये 28 कैसे हुए हैं, ये दोबारा बता दीजिएगा। पानी का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है और दूसरे हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, और ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। तो बेटा देखिए टोटल फंडामेंटल जो पार्टिकल बने हैं पानी के एक मॉलिक्यूल में वो 28 फंडामेंटल पार्टिकल बने हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल है। इन तीनों का हमने सम लिया है जो कि 28 के बराबर आया है। समझ आ गई बात? क्लियर है सर। अच्छा अब देखिए इसी में अगला सवाल क्या पूछा जाएगा, इसमें सवाल आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो देखिए मुझे बताएं कि पानी के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक। काउंट करें जरा इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के, तो कितने बन गए 10। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5Na के इक्वल। इसी तरह बेटा देखें अब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल में या न्यूट्रल एटम में क्या होते हैं, सेम होते हैं। बेटे बात समझ आ गई है। बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली बात समझ आ गई है। यस सर। जी सर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसलिए बेटा फाइंड करा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने तो 3.01 इंटू 10 रेज़ की पावर 23। तो बेटा देखें न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन में तो है नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन में, तो ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर आ जाएगा 4Na के इक्वल आ जाएगा। जी बेटा समझ आ गया। यस सर। अच्छा अब देखिए इसमें
बेटा एक चीज रखते हैं, मैंने कितनी तरह के सवाल बता दिए आपको, मैं दोबारा एक बार स्लाइड में पीछे जा रहा हूँ। ये देखें, सबसे पहले बेटा देखें मैंने 5वीं स्लाइड में आपको बताया नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आए 6 वाली पे, तो बेटा देखें इसमें आइंस फाइंड करने का तरीका बताया, फिर मैंने फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड करने का तरीका बताया। बेटा देखें अब आपने यही इक्वेशन अपने माइंड में रखनी जो हमने ऊपर लिखी हुई है। मैं अगले पेज पे जाके इक्वेशन दोबारा लिख देता हूं। ये देखें H2O, इसको हमने जब आयोनाइज किया था इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव लिख दिया। इसके पैरेलल बेटा मैं एक और इक्वेशन लिख देता हूं H2SO4, इसमें देखें आप 2 H पॉजिटिव है और एक SO4 -2 है। बेटा देखें अब यहां पे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। बेटा देखिए वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितना पॉजिटिव चार्ज है, +1, तो क्या होगा 3.01, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, आंसर होगा 0.5 Na। अब बेटा देखें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, इसका आंसर भी क्या होगा, सेम रहेगा। ये बात याद नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा सेम रहता है। अब अभी देखें H2SO4 में, देखें H2SO4 में पॉजिटिव चार्ज कितना है बताएं जरा, 2 है, और नेगेटिव चार्ज कितना है, -2, वो भी 2 है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम है। अब अगली बात बड़ी गौर से सुननी है, सल्फ्यूरिक एसिड में पॉजिटिव आयंस की तादाद कितनी है, 2, और नेगेटिव आयंस कितने हैं, 1। तो ये बात याद नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा सेम होगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन देखें वाटर के केस में जितने पॉजिटिव आयन है उतने ही क्या है, नेगेटिव आयन है, तो इसका आंसर भी सेम बनेगा। अब बेटा देखें इसमें और क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स का क्वेश्चन आएगा। बेटा देखें जो वाटर का फॉर्मूला है, ये ऑक्सीजन है, इसका एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, दूसरा बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, तो पानी के एक मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 2। तो बेटा देखें 3.01 इंटू 10⁻23 को जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 के साथ, तो आंसर आएगा 1 Na। तो बेटा देखें इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड किए, एटम्स फाइंड किए, आयंस फाइंड किए, फंडामेंटल पार्टिकल्स फाइंड किए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो पीछे हमने कर लिए, कोवलेंट बॉन्ड हमने कर लिया फाइंड। अब बेटा देखें अगर हम कोई और मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, लाइक देखें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है PCl5, तो बेटा देखें इसका स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फोरस है, इसके साथ 5 क्लोरीन के बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो देखें PCl5 में कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 5। तो PCl5 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके कोवलेंट बॉन्ड आ जाएंगे। बेटा देखें ये हमारे पास है, ये किस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखा है मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 4। वेरी गुड। तो बेटा देखें इसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड है, और इसमें जब आपने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फाइंड करने होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बेटा सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं एंटी टेस्ट में। क्या क्या पूछे जा सकते हैं, आपको क्वांटिटी देके, ठीक है, आपको मैथ देके मोल पूछ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स पूछ सकते हैं, एटम पूछ सकते हैं। अब बेटा देखिए इन सारी वैल्यू से आप वापस भी जा सकते हैं। वो जो मैंने आपको स्लाइड नंबर 3 पे एक फॉर्मूला बताया था, ये देखें, ये वाला आपके सामने बेटा स्लाइड नंबर 3 शो होगी, आया था, जी सर हो गया। देखिए बेटा पार्टिकल्स में एटम, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला, यूनिट और आयंस हमने फाइंड किए। अब इन्हीं को वापस हम मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इस स्केच को, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप सारी वैल्यूज को रिवर्स भी कर सकते हैं। ये जितनी भी वैल्यूज मैंने बेटा एग्जांपल में आपको सोल्व करवाई है, ये सारी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। बेटा देखें आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो कि गिवन है, अगर आप वहां से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हर एक बेटा जो क्वेश्चन होगा ना वो इसी तरीके से सोल्व होना है, जो नंबर ऑफ मोल से रेलेवेंट होगा, जो मोलर वॉल्यूम से रेलेवेंट होगा। देखिए मैं साथ ही आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं मोलर वॉल्यूम के हवाले से। बेटा देखिए मैंने आपको बोला था 9 ग्राम ऑफ स्टीम, अब जब 9 ग्राम ऑफ स्टीम है तो मैं आपको इसके नंबर, इसमें वॉल्यूम बता सकता हूं। देखें इसमें बता सकता हूं वॉल्यूम ऑफ स्टीम। अब देखिए बेटा स्टीम का वॉल्यूम फाइंड करना है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मौजूद थे स्टीम के, नंबर ऑफ मोल्स कितने मौजूद थे, देखिए बेटा 9 ग्राम ऑफ स्टीम है, 9 ग्राम ऑफ स्टीम बराबर थी 0.5 मोल्स के। तो मैंने वॉल्यूम फाइंड करना तो क्या होगा 0.5 मल्टीप्लाई 22.414 डीएम क्यूब। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया है मोलर वॉल्यूम के साथ, तो बेटा देखिए आंसर आएगा 11.207 डेसीमीटर क्यूब। असल में बेटा ये हाफ मोल का वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए हमारे पास जो स्ट्रीम के मोल्स है वो हाफ मोल है, और हाफ मोल का वॉल्यूम कितना 11.20 डेसीमीटर क्यूब, या इसको आप बोल सकते हैं 11207 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखें बेटा हमने एक ही क्वांटिटी से हर चीज फाइंड कर ली है, ठीक है। ये मैंने आपको एक तरीका बताया बेटा, देखिए इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन की। ये देखें बेटा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये सब बच्चे जरा गौर से बेटा देखिएगा, इसका आंसर आपने देना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूं, हाउ मैनी क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट
in 2 moles of Cl2। इसकी मैं आपको बेटा ऑप्शन दे देता हूं। अल्फा ऑप्शन है 1Na, बीटा ऑप्शन है 2Na, चार्ली ऑप्शन है 3Na और डेल्टा ऑप्शन है 4Na। जी बेटा बताएं 2 मोल क्लोरीन में कितने क्लोरीन के एटम्स होंगे? सर जी बीटा ऑप्शन लग रहा है। बीटा ऑप्शन होगी? ये लग रहा है, अब कंफर्म नहीं है। वेरी गुड, ये भी बच्चे ने बताया 4Na। बेटा देखें आपको जब मैंने मोल्स दे दिए हैं तो आप मॉलिक्यूल्स फाइंड करें। देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया 2Na। अब देखें एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2। आप जब 2Na को मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ? 2 के साथ, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4Na। समझ लगी बात? यस सर। नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रही को बेटा? नीचे से नजर नहीं आ रहा। आप नजर आ रही है? जी सर। अच्छा बेटा देखें ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब इसमें बेटा क्वेश्चन पूछने को बहुत सारे क्वेश्चन में आपका एमसीक्यूज की वो मैं आपसे पूछ सकता हूं यहाँ पे लिख के। लेकिन चूंकि आपका बेटा देखें आपके पोर्टल पे बेशुमार एमसीक्यूज मौजूद हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स के हवाले से। ठीक है, तो ये बेटा हमारा पूरा टॉपिक था नंबर ऑफ मोल्स का, जिसमें जितनी भी तरह के एमडीकैट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हो मैंने आपको बता दिए। बेटा ये मोल के टॉपिक अगर आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बाद टॉपिक शुरू होना है स्टाइकोमेट्री का। वो वाला टॉपिक आप उसी वक्त सॉल्व कर सकते हैं जब आपको नंबर ऑफ मोल वाले टॉपिक की प्रैक्टिस होगी अच्छे से। इसको बेटा आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये सारी स्लाइड्स रिकॉर्डिंग हुई है, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। जो मैंने मोल्स वाला बेटा स्केच वाला फॉर्मूला बताया था, आप उस फॉर्मूले को देख सकते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, ये स्लाइड नंबर 3 पे है। इसकी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इसके बाद हमें स्टाइकोमेट्री, लिमिटिंग एक्शन और यील्ड करना है। ठीक है, इस पूरे वीक में बेटा मैंने इसलिए यूनिट 1 रखा था कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इसमें कैलकुलेशंस हैं, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो बेटा आज के लेक्चर में अगर कोई बच्चे का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, बेटा आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट है, इसको एक दफा अच्छी तरह से देख लें। सर मोलैरिटी कंसंट्रेशन को ही कहते हैं? जी बेटा मोलैरिटी कंसंट्रेशन यूनिट है। सर कभी-कभी उन्होंने कंसंट्रेशन ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में दी होती है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब की बजाय। तो बेटा उसका कोई इशू नहीं है। देखिए ना आप मोल्स को ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा देखिए ना जब आप मोलैरिटी में आते हैं, मोलैरिटी देखें वो तो मोलैरिटी में तो हम ग्राम और किलोग्राम की बात करते हैं, मोलैरिटी में मोल्स की बात करते हैं, और मोलैरिटी में हम मास की बात करते हैं, किलोग्राम और ग्राम की बात करते हैं। ओके सर। और बेटा आपके पास 5 मिनट हैं, इसको तसल्ली से देखें लेक्चर को। कोई बात आपने पूछनी है आप पूछ सकते हैं। लेक्चर खत्म होगा, घर में प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं। बेटा ये प्रैक्टिस से आएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इससे आगे जो मैंने टॉपिक करवाने हैं वो भी आपको समझ नहीं आएंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर ये जो आपने दोनों न्यूमेरिकल कराए हैं, क्वार्टर वाला और H+4 वाला, तो इसमें सर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दोनों में सेम है, 3.01 × 10⁻23। 9 ग्राम स्टीम में तो ठीक है, उसमें भी वही नंबर बैठा होगा। उसमें देखें अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड पे आएंगे ना, सल्फ्यूरिक एसिड पे आते हैं, मैं वो स्लाइड ओपन करता हूं जिसमें मैंने लिखा था सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्लाइड नंबर 7 है। अब देखें बेटा अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड का हाफ मोल लेना है तो वो बेटा देखें उसका बनेगा 49, वो बनेगा उसका 49 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 98 ग्राम का 1 मोल है। अगर आप 49 ग्राम लेंगे फिर उसके मॉलिक्यूल 3.01 × 10⁻23 के इक्वल होंगे। आप बेटा क्या कर सकते हैं, आप सल्फ्यूरिक एसिड लें और अपनी मर्जी से कोई भी मैस ले लें उसका, लेकिन मैस आपने वो लेना है जो 1 मोल का मैस हो, हाफ मोल का मैस हो, 0.25 का मैस हो या 1 मोल का मैस हो। मतलब आप उसे कह सकते हैं कि आपने जो मैस लेना है वो आप 49 ग्राम का ले सकते हैं। ये देखें आप जो मैथ ले सकते हैं बेटा वो 49 ग्राम लेंगे तो ये हाफ मोल होगा। आप अगर 98 ग्राम लेंगे तो ये 1 मोल होगा। 49 का हाफ अगर आप करेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा 24.5 ग्राम। तो बेटा ये 1/4 मोल, या इसे आप कह सकते हैं 0.25 मोल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अदरवाइज ये वैल्यूज बड़ी आसान होती हैं, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जो हमने पहले से किए होते हैं। तो बेटा लेक्चर का टाइम एंड हो गया। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है बेटा पूछिए, अदरवाइज मैं लेक्चर को क्लोज कर रहा हूं और आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोई भी इशू हो तो आपका लेक्चर शुरू होने से पहले हम इसमें एक दफा डिस्कशन करेंगे लाजमी। जी बेटा क्लियर है? जी सर। सर ये स्लाइड्स कहां पे अवेलेबल होंगी? बेटा ये ऊपर रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, आपका जो पोर्टल है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें ना लेक्चर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, या आप एडमिन से बात कर सकते हैं। एडमिन भी आपको गाइड कर देंगे कि जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है सारी कहां पे अवेलेबल होगी। ओके जी बेटा क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। चलिए बेटा, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट इसी टॉपिक को हम फिर आगे एलैबोरेट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।